सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंशियंट हिस्ट्री में इस टॉपिक से हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसके अंदर हम पढ़ेंगे और लगभग सभी क्वेश्चंस को इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। और इस चैप्टर को करने के बाद आपके इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। तो साथियों, अंत तक इस वीडियो में बने रहे। शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को अपदस्थ कर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना। हम पहले नंद वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद ने चाणक्य को अपनी सभा से बेइज्जत करके भगा दिया था। तो चाणक्य ने यह कसम खाई थी कि मैं इस वंश का विनाश कर दूंगा और धनानंद की जगह एक योग्य राजा को बिठाऊंगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की धनानंद को हराने में, और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक धनानंद को हराया, तो चाणक्य की सहायता से। और कब हराया? 322 ईसा पूर्व में। या क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बना, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। नेक्स्ट है, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किस राजा ने की थी, तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और यही इनके गुरु थे। चाणक्य के अन्य नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाणक्य से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाणक्य के अन्य नाम थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। जो चाणक्य था, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था उस समय चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। और यह अर्थशास्त्र का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में बोले तो। लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी थी उसका संबंध उस समय की राजनीतिक जीवन से था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है, तो राजनीति विषय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर भारत से वापस चला गया और उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद सेल्यूकस निकेटर वहां का राजा बना। तो सेल्यूकस निकेटर बाद में उसका बदला लेना के चाहता था, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने के लिए दोबारा आया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा। कब लड़ा था? 305 ईसा पूर्व में लड़ा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की पैदल सेना थी और बहुत सारे घोड़े हाथियों की सेना थी, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। अगर यह पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किस लेखक ने किया है, तो एपियानस ने किया है। अब एपियानस तथा प्लूटार्क ये दोनों यूनानी लेखक थे।
इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। यह पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एपियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया? एंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया। और नेक्स्ट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख सैनिकों के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सैनिकों की फौज थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी फौज की सहायता से मैक्सिमम भारत को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है जस्टिन। जस्टिन भी एक यूनानी लेखक था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी रचनाओं में सेंड्रोकोटस कहा है। अगर ये पूछे कि एपियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है तो एंड्रोकोटस, और ये पूछे कि चंद्रगुप्त को जस्टिन ने अपनी रचनाओं में क्या कहा है तो सेंड्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को व्रीसल कहा गया है। अगर ये पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस पुस्तक में क्या कहा गया है तो व्रीसल। व्रीसल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक विशाखदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब युद्ध के ऊपर ही चलते। जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया तो उन दोनों के बीच संधि हुई और उस संधि के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। कई जगह पुस्तकों में कार्नेलिया नाम आता है, कई जगह हेलेना नाम आता है। तो एक ही लड़की थी ये, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, उसका नाम था कार्नेलिया। और अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन चारों प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, उसका क्या नाम था तो कार्नेलिया। और यह पूछे कि सेल्यूकस निकेटर ने संधि के अनुसार अपने कितने प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन किए तो 4 प्रांत किए। अगर उनके नाम पूछे तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब संधि हुई है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाएगा, तो सेल्यूकस निकेटर ने तो अपनी तरफ से दे दिया। अब बारी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है तो मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने इस इंडिका पुस्तक के अंदर उस समय के जो भारत की व्यवस्था थी या उस समय का जो रहन सहन था उस समय के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगर यह पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था तो आपका आंसर होगा जैन धर्म का अनुयायी था। अब उसने जब जैन धर्म को अपनाया होगा तो उसने किसी जैन भिक्षु से उसकी दीक्षा ली होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली तो भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई जहां 298 ईसा पूर्व में लंबे उपवास या संलेखना के बाद उसका निधन हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नाम से बस्ती बसाई थी। चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी अपने नाम से ही। कहां बसाई थी चंद्रगिरी पर्वत पर। यह कहां है कर्नाटक में है। और यह पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत कब हुआ या उसकी मृत्यु कब हुई तो 298 ईसा पूर्व में हुई। कैसे हुई, लंबे उपवास या संलेखना के कारण हुई थी। जो जैन भिक्षु होते हैं ये अपने जीवन का समय बिताने के बाद मृत्यु प्राप्त करने के लिए सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और उसे एक व्रत की तरह रखते हैं। और जब वो खाना पीना छोड़ते हैं तो उस
व्रत को संलेखना बोला जाता है। तो उसने जब ये देख लिया कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं और जीना नहीं चाहता हूं, तो उसने लंबा उपवास रखा या संलेखना किया। उसके बाद उसका 298 ईसा पूर्व में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था या उसका उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा। तो जब बिंदुसार अपनी मां के गर्भ में था तो उसे मारने के लिए उसकी मां को जहर दे दिया गया था, लेकिन उस जहर के कारण उसकी मां तो मर गई, लेकिन जो उस समय के चिकित्सक थे उन्होंने उसका प्रसव कराकर इस बच्चे को बचा लिया। तो उस जहर के प्रभाव के कारण इस बच्चे के सारे शरीर पर छोटे छोटे बिंदुओं के निशान थे, इस कारण इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। अब बिंदुसार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पूछा जाए सबसे पहले क्वेश्चन कि बिंदुसार मगध का राजा कब बना। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में, तो उस समय पर बिंदुसार राजा बना। तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र चेटस कहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है, तो आपका आंसर होगा अमित्र चेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। और नेक्स्ट है, बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात। नेक्स्ट है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको अलग अलग घुमा के इन्हीं क्वेश्चन से। पहला पूछेगा यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा, अमित्र चेटस कहा। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार। ये पूछे जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। और ये पूछे कि बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो अमित्रघात था। अमित्रघात का अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। और नेक्स्ट पूछ सकता है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को क्या कहा था, तो 16 राज्यों का विजेता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। पूछ सकता है आपसे कि बिंदुसार की सभा में कितने सदस्यों की मंत्री परिषद थी, या उसकी मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे, तो 500 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रधान कौन था, तो बिंदुसार की मंत्री परिषद का प्रधान खल्लाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। प्रथम को अशोक ने दबाया तथा दूसरे विद्रोह को सुसीम ने दबाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इसके अंदर आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ये पूछ सकता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए, तो 2 विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले विद्रोह को किसने दबाया, अशोक ने दबाया था। और फिर पूछ सकता है कि दूसरे विद्रोह को किसने दबाया, तो दूसरे विद्रोह का दमन सुसीम ने किया था। और ये दोनों बिंदुसार के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डाइमैक्स भेजा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, उसका क्या नाम था, तो वो था डाइमैक्स। नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनिसस राजदूत को भेजा। इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये पूछ सकता है कि मिस्र के शासक ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, उसका क्या नाम था, डायनिसिस था। या पूछे कि डायनिसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था, तो आपका आंसर होगा मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका था, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म का अनुयायी था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में बात आई है, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोशाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक था। क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला मौर्य शासक कौन था, तो बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई। या इस तरह से पूछ सकता है कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार के बाद जो राजा बना वो था अशोक। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम अशोक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सम्राट अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद उनका बेटा हुआ अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। और अशोक जब अशोक राजा बना उस समय क्या काल था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता कि अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अब पूछ सकते हैं कि अशोक राजा कब बना? तो अशोक राजा बना था 269 ईसा पूर्व में। लेकिन अब देखिए, जो बिंदुसार था उसकी मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में, लेकिन ये राजा बना 269 ईसा पूर्व में। गद्दी तो इसे पहले ही मिल गई थी, लेकिन ये 4 साल इसके कहाँ गए? अपने ही भाइयों के साथ युद्ध करने में गए, क्योंकि उस समय वहां पर राजा बनने के लिए सभी भाइयों के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था। अशोक ने उन सबको मार डाला और खुद राजा बन गया। तो अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहां का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। और अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। नेक्स्ट है, अशोक ने कश्मीर तथा खोतान पर अधिकार किया। और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। और पाटलिपुत्र की किसने की थी? उदयन ने की थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। अब इस लाइन से क्वेश्चन बनता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व में किया था। और उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक ने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। अब ये धम्म विजय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो अशोक की सेना ने कलिंग के साथ बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा। और उस युद्ध के अंदर अशोक जीत गया। और जब अशोक जीता तो जीत के बाद जब वो गया उस मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर, तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां और उनकी माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग जो परिवार के जन हैं वो वहां पर उनके पास बैठे रो रहे हैं। तो अशोक ने जब ये देखा कि मैंने ये क्या कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया और इतने लोगों को अनाथ कर दिया और जो अब रो रहे हैं, उन सब चीजों को देखकर अशोक का मन पिघल गया। और उसने ये ठान ली कि अब मैं युद्ध नहीं किया करूंगा और अब मैं सिर्फ धम्म विजय को अपनाऊंगा। यानी वो अब एक बौद्ध धर्म को अपनाएगा और बौद्ध धर्म अपना के उसका प्रचार प्रसार करेगा और सभी को प्यार से अपने साथ जोड़ेगा। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसी कारण अशोक को सम्राट अशोक महान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार अशोक शैव धर्म का उपासक था। अगर यह पूछा जाए कि राजतरंगिणी पुस्तक में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है, तो शैव धर्म का। अब यह पूछ सकता है कि राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन था, तो कलहण था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक ने किसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? निग्रोध के प्रवचन को सुनकर अपनाया था। अब पूछ सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त ने दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था।
तो ये पूछ सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, उनका नाम क्या था? तो महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया? अशोक ने किया था। और अशोक ने शिलालेख को लिखने की प्रेरणा किस शासक से प्राप्त की थी? तो ईरानी शासक दारा प्रथम से प्राप्त की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि, लिपि होती है लिखने की कला। जैसे हमारी हिंदी है, इसकी लिपि देवनागरी है, तो उसी तरह से हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि कौन सी थी? तो 4 लिपियां थी वो, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अफगानिस्तान में जो लिपि प्रयोग की गई है अशोक के शिलालेखों में, वो थी ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई लिपि खरोष्ठी। नेक्स्ट है, भारत में अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो वो थी ब्राह्मी। तो अफगानिस्तान की पूछे तो वहां ग्रीक और अरमाइक, पाकिस्तान में पूछे तो खरोष्ठी, भारत में पूछे तो ब्राह्मी। और जो ये खरोष्ठी लिपि थी, ये दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। जो आप इस वीडियो के अंदर ये लाइनें देख रहे हैं, ये बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ लिखी गई है, लेकिन खरोष्ठी लिपि के अंदर उल्टी लिखी जाती है, यानी दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ तक लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के सभी स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में हैं। अब पूछ सकता है कि अशोक ने जो स्तंभ लेख लिखवाए वो किस भाषा में लिखे थे? वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों में केवल एक रानी का उल्लेख मिलता है, उसका क्या नाम है? कारुआकी या कोरुकी। और इस रानी का उल्लेख कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है, इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख था। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र लिया गया है। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने थंबनेल लगाया है उसके अंदर ये चिन्ह दिख रहा होगा, जिसके अंदर 3 सिंह दिख रहे हैं। यह सारनाथ का स्तंभ है और इन 3 शेरों के नीचे एक गोल चक्र है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको बोलते हैं अशोक चक्र। और इसके एक तरफ घोड़ा दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हाथी दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राज्य चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बराबर की पहाड़ियों में सुदामा, कर्ण, चौपाड़ व विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाएं बनवाई। अशोक का जो पिता बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। उनका नाम थे सुदामा, कर्ण, चौपाड़ व विश्व झोपड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि नागार्जुन गुफा आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को किसने दी? तो अशोक के पुत्र दशरथ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के स्तंभ लेख की कुल संख्या कितनी है? तो अशोक ने 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो जो अशोक के स्तंभ लेख थे वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में फैंथलर ने की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज कब की गई, तो 1750 में की गई। किसने की थी? फैंथलर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अशोक के शिलालेख सबसे पहले खोजे थे फैंथलर ने 1750 में, लेकिन वो उनको पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। लेकिन उनको पढ़ने में जो पहला व्यक्ति सफल हुआ था वो था जेम्स प्रिंसेप, और उसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों में अशोक का नाम क्या था? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत या चक्र थे। जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर राज्यों को चक्र बोला जाता था, तो 5 प्रांत या 5 चक्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश ने 137 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अब पूछ सकता है कि मौर्य वंश ने कितने समय तक मगध पर शासन किया? तो 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए हैं? 10 राजा हुए हैं। और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए हैं। अगर भागवत पुराण की पूछी जाए तो 10 राजा, और वायु पुराण के बारे में पूछा जाए तो 9 राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ की हत्या, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहद्रथ की मृत्यु कब हुई? 185 ईसा पूर्व में हुई। या पूछ सकता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था और बृहद्रथ का सेनापति था। अब उसने इसकी हत्या इसलिए की क्योंकि जो अशोक के बाद शासक हुए उन्होंने सभी ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और युद्ध नहीं लड़े। इस कारण से जो राजा था उसकी लोकप्रियता घटती गई, और जो समाज पर उसकी पकड़ थी वो भी धीरे धीरे घटती जा रही थी। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की और नए वंश शुंग वंश की नींव रखी। तो आज हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।